नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। आज है 17 सितंबर। तो दिन की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकती हैं तो सभी पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस वन लाइनर भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन जो है डीपली करते हैं, डिटेल में करते हैं, क्योंकि कुछ जो न्यूज़ होती हैं वो कुछ ही न्यूज़ होती हैं जो कि डिटेल्ड में डिस्कस करने वाली होती हैं, और बाकी जो न्यूज़ रहती हैं वो आपके क्या करना है दोस्तों, आप वन लाइनर की तरह पढ़ के काम चला। सभी न्यूज़ को आपको डिटेल में पढ़ना नहीं होता है। करंट आप अगर रोज 30 मिनट निकाल के पढ़ते हैं, 45 मिनट बहुत है, इससे ज्यादा आप करंट मत पढ़िए। बाकी आप लोग एक चीज समझिए, जो लोग 1.5 घंटे का करंट का वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ अपनी इनकम के लिए, सोर्स ऑफ इनकम है कि भैया जितना ज्यादा उसमें मटेरियल गुला से। लेकिन करंट 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर किसी एग्जाम में, तो आप सीधा सीधा 30 मिनट 45 मिनट इतना आप डेली अगर करंट लिखते हैं और पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको फायदा इसका है। तो मैं यहाँ पर आपको, आप मेरी क्लास से 3-4 दिन जुड़िए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से मैं करंट आपको पढ़ाता हूँ। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या आई थी? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो किसके द्वारा ये प्रस्तुत की जाती है? मैंने बताया था आपको, ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU के द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स प्रस्तुत की जाती है, और इसको कल मैंने डीपली में चर्चा किया हुआ था, तो आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है, हाल ही में टाइम पत्रिका 2024 के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी में से भारत का की कितनी कंपनियां शामिल है? तो भारत की यहाँ पर कंपनी कौन सी है? तो भारत की कंपनी है 22 कंपनियां यहाँ पर टाइम मैगजीन की 1000 जो कंपनियों में शामिल है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे टाइम मैगजीन की, तो इसमें जो है भारत की कौन सी कंपनी टॉप पे आई? HCL टेक्नोलॉजी भारत से 112वें स्थान पे आई है और भारत से टॉप किया है, और 1000 में इसकी रैंक 112वीं है, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे एप्पल यहाँ पर टॉप पे रहा है। आप लोग आईफोन जानते हैं, यानी एप्पल बनाने वाली कंपनी यहाँ पर टॉप पे रही है। दूसरा है ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 आपके पास पता है आपको, रसिया जो है इसका अभी 2024 नवंबर तक इसका अध्यक्ष रहने, तो जितनी मीटिंग होगी वो रूस में ही होगी, ठीक है। चलिए, अगली न्यूज है यहाँ पर, जोरावर एक प्रकार का लाइट कॉम्बैट टैंक है जिसके द्वारा किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यही है जोरावर, इनका नाम है जोरावर, और ये एक 25 टन वजनी है, इसलिए ये लाइट कॉम्बैट व्हीकल है, लड़ाकू एक टैंक है। और इसको किसने बनाया? तो DRDO और LNT ने मिलकर बनाया है। और DRDO में भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज याद है, DRDO और LNT ने मिलकर बनाया। अगर DRDO वहां पर ऑप्शन ना मिले तो DRDO का यूनिट है जिसका नाम है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट। ये जो यूनिट है, इस यूनिट ने मिलकर और LNT ने मिलकर इसे बनाया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, वहां पर दोनों हो सकता है किसी एक का नाम पूछ सकते हैं। दूसरा है, हाल ही में एमपॉक्स मंकी पॉक्स, आप जानते हैं मंकी पॉक्स एमपॉक्स के खिलाफ आप लोग देखा होगा, अभी इतने केसेस बहुत वर्ल्ड वाइड आए हुए थे कि पहली वैक्सीन लॉन्च की गई। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है MBA विन, VN, तो MBA विन करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर न्यूज है, 14 सितंबर को यहाँ पर क्या मनाया गया है? हिंदी दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम की अगर बात करेंगे तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही इसकी थीम है, और बात कर लेते हैं ये, ठीक है। और दूसरा है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति अभी कहाँ बनेगी? तो सबसे, आप देख सकते हैं ये तितली है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है तितली की, ये कहाँ पाई गई है? तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिवाइज कर ले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में रंगीन मछली ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रंगीन जो मछली ऐप है वो राजीव रंजन सिंह ने लॉन्च किया है, और ये 8 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के उपमा गांव में कुरकुमा, ठीक है, करकुमा वंश की नई प्रजाति की खोज की गई है, या निम्न में से किस से संबंधित है? तो करकुमा जो है वो किससे संबंधित है? अदरक से संबंधित है, याद रखिए करकुमा, ठीक है। याद कर सकते हैं, किसी राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की, किस राज्य में जो हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कौन सा है? यहाँ पर महाराष्ट्र में जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियन किंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको डबल टिक ट्रिपल टिक जितना कर सकते हैं कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। तो किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहां पर याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के वन प्रयाग प्रभाग के कैंपियरगंज यहां पर रेंज में भारत का पहला गिद्ध, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध, ऐसे भी हिंदी में दे सकता है गिद्ध संरक्षण के लिए भारत का पहला, तो गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जो है कैंपियरगंज रेंज में इसको शुरू किया गया है। दूसरा है ओणम त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम किसका है? केरल का है, और मैंने इसको न्यूज को कंप्लीट डिस्कस किया हुआ था, बताया हुआ था, नेशनल पार्क वगैरह यहाँ पर। इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर दिवस किसको यहाँ पर 15 सितंबर को डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन ही, उन्हीं को जन्मदिन को यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है। दूसरी है G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी हाल ही में कहाँ हुई है? तो G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो है ब्राजील के कुइआबा में हुई है। ठीक है। चलिए अगली न्यूज पर यहाँ पर अब हम लोग आज की न्यूज पर चर्चा करेंगे, क्या न्यूज रही है उन पर भी डिटेल्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। जो न्यूज डिटेल्ड में डिस्कस करने वाली होती है सिर्फ मैं वही करता हूँ, बाकी आप वन लाइनर की तरह पढ़ते चले जाइए, उसमें और कुछ न्यूज में होता नहीं है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहली न्यूज हम लोगों की यहाँ पर क्या आई? सबसे पहली न्यूज है FIH के नए प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन बने? तो FIH के सबसे पहले आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर है तैयब इकरब। तैयब इकरब जी दोबारा इन्हें रिपॉइंट कर लिया गया है, रीअपॉइंटमेंट किया गया है तैयब इकरब जी को, और ये FIH के नए प्रेसिडेंट बने हैं। बात कर लेते हैं FIH। ठीक है। तो FIH फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है। हॉकी फेडरेशन यहाँ पर, और बात करेंगे कब बना था? तो 1924 में बना था। और मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर लोजेन भी पढ़ सकते हैं हम, तो भाई लोसाने स्विट्जरलैंड पढ़ते हैं, तो आप लोग लोजेन स्विट्जरलैंड भी पढ़ सकते हैं। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो लोग याद रखेंगे लोजेन स्विट्जरलैंड, हम तो लुसाने पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आया, इंग्लिश का नाम था तो हम तो लुसाने, तो कुछ लोग भाई बोलते हैं लॉजेन, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड भी जो है करेक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर FIH के प्रेसिडेंट की बात हुई, तो कुछ और इस मंथ में जितने अपॉइंटमेंट है उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी आपने पढ़ा था IT, ठीक है, TF, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में ही है। और बात करेंगे इसके अभी पहले भारतीय एम्बेसडर चुने गए हैं, पहले भारतीय एम्बेसडर यहां पर चुने गए हैं। याद रखिएगा, जरा कोई बताए एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भारतीय एम्बेसडर शरद कमल। कौन है भैया? शरद कमल। शरद कमल पहले भारतीय एम्बेसडर हैं। साथ ही साथ अगर अभी CISF के आप लोगों ने पढ़ा था, CISF के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी, बताया था मैंने, याद करो, राजविंदर सिंह। ठीक है, राजविंदर सिंह भट्टी, ये CISF के हैं। किसके हैं? CISF के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को और क्या बताया था? इसके अलावा मैंने एक और बताया था अपॉइंटमेंट किसका, यहां पर याद रखिएगा, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राजेंद्र खन्ना, मैंने बताया था कौन थे? राजेंद्र। ये तो आप लोग एडवाइस ये जो है याद कर लीजिए, अभी मंथली इसी मंथ के हैं सब, न्यूज सितंबर की है। राजेंद्र खन्ना यहां पर याद कर सकते हैं। दूसरा क्या था भाई, अभी और एक न्यूज आई थी यहां पर, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके कौन अध्यक्ष थे? तो MD और CO अध्यक्ष, चेयरमैन भी थे और वही MD भी थे। तो याद होगा आपको, प्रदीप सिंह खरोला, मैंने बताया था, प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, खरोला है, प्रदीप सिंह खरोला, ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा आपने पढ़ा था OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियाई ओलंपिक परिषद, जिसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद, इसके भी अभी हाल ही में जो है कंडक्ट कराए गए। पहले भारतीय अध्यक्ष इसके चुने गए हैं, पहले भारतीय अध्यक्ष। तो कौन इनका नाम है पहले भारतीय? रणधीर सिंह। क्या नाम है इनका? रणधीर सिंह। और ये OCA के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, अभी निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसने क्या अपॉइंटमेंट किया है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन आयोग जो है अपॉइंटमेंट किए हैं। तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग किसको बनाया है? शीतल देवी।
शीतल देवी और किसको, राकेश कुमार को, इन दो लोगों को बनाया है। शीतल देवी, राकेश कुमार को राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज थी। और अभी और आपको बताया था यहाँ पर एनएच नेशनल, यहाँ पर ये भी आया नेशनल जो हो किसका है, तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यहाँ पर इसके भी नेशनल बीएन गंगाधर, मैंने बताया था कौन थे, बीएन गंगाधर, आप लोग याद साथ में करो एकदम रिवाइज हो जाएगा। बीएन गंगाधर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अभी अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है भाई। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये इस मंथ की सभी जितने भी अपॉइंटमेंट हुए यहाँ पर मैंने सभी यहाँ पर डिस्कस कर दिया आपके सामने, ठीक है। चलो तो अगला यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। अगली यहाँ पर न्यूज हम लोगों की कौन सी है, ठीक है। अगली है हाल ही में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर, याद रखिएगा भास्कर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भास्कर यहाँ पर लॉन्च किया गया पीयूष गोयल। ये कौन है, ये कौन है भैया, पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है, तो उपभोक्ता, आप लोग जानते हो उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है, खाद्य, ठीक है, खाद्य विपणन मंत्रालय इन्हीं के पास है, उपभोक्ता मंत्रालय, तो पीयूष गोयल जी के पास। और इन्होंने अभी हाल ही में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस यहां पर रजिस्ट्री भास्कर, ये चीज याद रखिएगा, भास्कर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, भास्कर, ठीक है। भास्कर का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, तो BHA इसका मतलब क्या है, ठीक है, भारत, इसका मतलब हो जाएगा भारत, भारत। ए का मतलब होता है एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। और एस का क्या है यहाँ पर, के का मतलब क्या है, भारत, भास्कर है यहाँ पर, तो भारत। और एस का मतलब है स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप। एस का मतलब है स्टार्टअप, के का मतलब क्या है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज यहाँ पर। और अगर बात करेंगे तो ठीक है, ए का यहाँ पर ये इसका ए का मतलब है, इसका मतलब ये तीनों का मतलब BHA इसका मतलब भारत हो जाता है, और एस का मतलब क्या था, स्टार्टअप, के का मतलब नॉलेज होता है, ए का मतलब क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, और इसका मतलब रजिस्ट्री हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा फुल फॉर्म, कई बार एब्रिविएशन ये कहीं और से बन के नहीं आती, यहीं से आती। तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, तो मैंने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी भारत का फुल फॉर्म है, किसने लॉन्च किया है, तो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। और इसमें इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, बस इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, जो भास्कर है, ठीक है, जो भास्कर है अभी पहले ये लॉन्च की गई, ये किसके द्वारा जो है चलाई जा रही है, तो भास्कर के बारे में यही पूछ सकता है। तो याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। याद रखिए किस प्रोग्राम के तहत, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, और खासा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको जो है चलाया जा रहा है। तो याद करिएगा भास्कर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको चलाया जाएगा। बाकी इस न्यूज में कुछ खासा नहीं था, मैंने पूरा पढ़ा इसको, ठीक है। अगली न्यूज है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर हाल ही में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, तो अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स यहाँ पर किसने जीता है, स्त्री ने जीता, याद रख सकते हो, ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री ने जो है अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, ये नए अभी हैं, आए हुए हैं, और एकदम इन्होंने ग्रांड प्रिक्स में तहलका मचा दिया। इन्होंने ही हंगरी ग्रांड प्रिक्स भी जीता था, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीता था, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ही जीता था। और फिर से इन्हें अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जो है, ठीक है, इन्होंने ही जीता है, कौन, ऑस्कर पियास्त्री, ऐसे याद करो, स्त्री, ठीक है, तो इन्होंने जीता है। दूसरा अभी आप लोगों ने इटली यानी इटालियन ग्रांड प्रिक्स पढ़ा था, इटालियन जो ग्रांड प्रिक्स है वो किसने जीता था, तो इसे किसने जीता था भाई, चार्ल्स लेक्लर ने। कौन से, इटालियन ग्रांड प्रिक्स की अगर बात करेंगे तो चार्ल्स लेक्लर ने, ये जो अभी रिसेंटली हुए हैं उनकी बात करते हैं, लेक्लर, चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। इसके अलावा अगर बात करेंगे अभी आपका एक और हुआ था बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स कितने जीता था, बेल्जियम यहाँ पर, तो बेल्जियम जो ग्रांड प्रिक्स है वो जीता था किसने, लुइस हैमिल्टन ने, लुइस हैमिल्टन ने जीता था। इसके अलावा अगर बात करें नीदरलैंड ग्रांड प्रिक्स, ये अभी रिसेंटली हुए थे, नीदरलैंड ग्रांड प्रिक्स, ये किसने जीता था, तो ये जीता है लैंड नॉरिस ने। किसने जीता है, लैंड नॉरिस ने अभी हाल ही में नीदरलैंड ग्रांड प्रिक्स। तो ये अभी हाल ही में रिसेंटली जो एक दो महीने में जो हुए हैं ग्रांड प्रिक्स उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका भी रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज यहाँ पर कहती है दोस्तों कि आईसीसी के विकासात्मक अंपायर्स के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला का नाम क्या है,
तो आईसीसी के अंपायर्स के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली जो महिला है उनका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों सलीमा इम्तियाज। याद रखिएगा नाम क्या है, सलीमा इम्तियाज इनका नाम है और ये पाकिस्तान की हैं और ये आईसीसी, याद रखिएगा आईसीसी का एक जो पैनल है विकासात्मक अंपायर्स के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गए। आईसीसी की बात हुई तो इस पर भी एक बार इसका हेडक्वार्टर जरूर, क्योंकि आईसीसी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट है ये इनका पूछा जाता है। तो आईसीसी का कहां है मुख्यालय, तो याद रखिएगा यूएई दुबई, दुबई में इसका है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले न्यूज पर, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वन लाइनर न्यूज थी। अगला न्यूज है यहाँ पर, हाल ही में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। डायमंड लीग हुई और डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है, तो यहाँ पर बात करेंगे डायमंड लीग में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। सेकंड पोजीशन पे आए हैं नीरज चोपड़ा जी, तो पहली पोजीशन पर क्यों आया, तो पहली पोजीशन डायमंड लीग यहाँ पर याद रखिएगा पीटर ए जो है इनका नाम है पीटर करके, ये इसका जो है इनका नाम है एंडरसन पीटर, ठीक है, नाम याद है एंडरसन पीटर्स, ठीक है, पीटर्स, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये गोल्ड मेडल जीते हैं, पहली पोजीशन पे आए और बहुत ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ 0.1 इससे ये जो है पीछे रह गए हमारे नीरज चोपड़ा जी, नहीं तो गोल्ड मेडल लेकर आते। तो ये बहुत 0.1 मीटर से जो पीछे रहे, बहुत कह सकते हैं बहुत कम सेंटीमीटर में बहुत कम होती है चीजें और बता 0.1 से कम रह गए, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी जो है अपने आप में सोचने वाली बात है कि एंडरसन जिन्होंने गोल्ड यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल ये अभी लेके आए थे कहाँ ओलंपिक में, और सिल्वर यहाँ पर ये आगे पीछे हो गए और ये हमारे आगे हो गए, तो एंडरसन जो है वो गोल्ड लेके आए। और ये चीज याद रखिएगा नीरज जो चोपड़ा है वो डायमंड लीग जो है इन्होंने 2024 में सिल्वर मेडल हासिल किया है और ये पहले भारतीय है जिन्होंने डायमंड लीग जीता है, ये भी याद रखिएगा। डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने ही जीता था, नीरज चोपड़ा 2022 में जीता था और ये पहले भारतीय हैं डायमंड लीग जीतने वाले, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा लेके आए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ खासा नहीं है जाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं, स्पोर्ट की न्यूज थी। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 कहां मनाया जाएगा, तो 55वां फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है भाई, ठीक है, कहां मनाया जाएगा इस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कहां मनाया जाएगा, तो सब लोग हर तरह जानते हैं, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है वो हर साल कहां मनाया जाता है, गोवा में ही मनाया जाता है, हर साल ये ज्यादातर गोवा ही मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। 55 इसमें एडिशन है, इसमें 2 नए सेक्शन ऐड किए जा रहे हैं, 2 न्यू सेक्शन ऐड किए गए हैं इनको, यहाँ पर अभी तक जो अवार्ड मिलते हैं इसमें 2 नए सेक्शन ऐड किए गए। एक ऐड किया गया है यहाँ पर जो है बेस्ट डेब्यूट, यहाँ पर याद रखिएगा बेस्ट, यहाँ पर इंडियन, यहाँ पर याद रखिएगा बेस्ट डेब्यूट इंडियन, यहाँ पर ये याद रख सकते हैं इंडियन फिल्म, यहाँ पर फिल्म सेक्शन, ठीक है, बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म सेक्शन, ठीक है, फिल्म सेक्शन ये ऐड किया गया है, ये एक नया यहाँ पर इसमें अवार्ड दिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर है बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का यहाँ पर, ठीक है, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर यहाँ पर ऑफ इंडियन, यहाँ पर फिल्म याद रख सकते हैं इंडियन फिल्म, ठीक है, इंडियन फिल्म यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म, बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर ऑफ इंडियन फिल्म मेकर के यहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं। तो ये एक नया सेक्शन है बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का एक, और इसमें 5 लाख रुपए डायरेक्टर को दिए जाएंगे, ये चीज याद रखिएगा, 5 लाख रुपए डायरेक्टर को दिए, जो जिसकी बेस्ट डायरेक्टर होगा जो उसको 5 लाख रुपए, ये एक ऐड किया गया है। दूसरा है बेस्ट डेब्यूट इंडियन फिल्म सेक्शन, एक ये ऐड किया है, 2 सेक्शन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में जो है ज्यादा यहाँ पर जानने वाली न्यूज नहीं थी, बस यही था कि कहाँ ये कंडक्ट कराया जाएगा, तो हाल ही में चर्चा में रह सकता है। अगला है यहाँ पर, हाल ही में ईरान ने अपनी दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की है, इसका नाम क्या है, तो ईरान की दूसरी सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, नाम है चामरान 1, याद रखिएगा चामरान 1 जो है वो ईरान की एक सैटेलाइट है, ऐसे भी पूछ सकता है हाल ही में ईरान की एक सैटेलाइट लॉन्च की, उसका नाम क्या है, तो चामरान 1, ऐसे भी पूछ सकता है चामरान 1 किस देश की सैटेलाइट है, तो ऐसे याद रखेंगे ईरान की। तो अगर ये सेकेंड है तो दूसरी पहली फिर कौन है, पहली यहाँ पर याद रखिएगा फर्स्ट जो इसकी सैटेलाइट ईरान की वो सोरैया है, क्या है
सोरया, ये ईरान की पहली सैटेलाइट है और दूसरी सैटेलाइट है चामरान है। तो ये दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोरया किस देश की सैटेलाइट है? तो ईरान की सैटेलाइट है। इसके अलावा यहाँ पर ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हो। अगली न्यूज हमारी ये रही, एनपीएस वात्सल्य योजना हाल ही में किसने शुरू की है? तो एनपीएस अगर वात्सल्य योजना की बात करेंगे तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी अभी हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। तो वात्सल्य क्या है? एनपीएस की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम है। आप लोग जानते हैं एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एनपीएस वात्सल्य। ये स्कीम निर्मला जो सीतारमण जी ने बच्चों के लिए खासकर जो है यूज की है, जिसमें क्या है आप लोग जानते होंगे कि एक भविष्य में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिनको अगर भविष्य में फंड की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, तो कैसे करेंगे? तो उसकी बचत आज से शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या है, माता पिता एक खाता खुलवाएंगे और उस खाते से थ्रू एनपीएस भाई अकाउंट पे, उस खाते के थ्रू माता पिता 1,000 रुपए से शुरू करके और इनके अकाउंट में ये जो है स्कीम चलाएंगे। इनके अकाउंट से खुलेगी स्कीम वात्सल्य खाते से। सबसे पहले वात्सल्य खाता खोला जाएगा और माता पिता इसमें जो है 1,000 रुपए जमा करके धीरे धीरे सेविंग, जो एनपीएस वाला जो पैसा है वो धीरे धीरे इसमें जाता रहेगा। जब 18 साल का बच्चा ये हो जाएगा आपका, तो वही जो वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य खाता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनपीएस खाते में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको क्या मिल जाएगी? एक आपकी सेविंग जो आपने कर करके रखी हुई है, बचत करके रखी है, ये आपके उस बच्चे के काम आ जाएगी। और ये बच्चा जब उसकी सेवा ने जो अपने खुद में सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसमें उसके लिए काम आएगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ी योजना है। तो एनपीएस वात्सल्य खाता यहाँ पर जो योजना है वो किसने लॉन्च की है? निर्मला सीतारमण। ये किस लिए है? ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के जो वित्तीय भविष्य है, बच्चों के वित्तीय भविष्य की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर याद रखिएगा, बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एनपीएस वात्सल्य योजना को खोला गया है, ताकि हम उनके भविष्य को सिक्योर कर सके। वित्त के जो उनकी प्रॉब्लम होती है आगे चल के, जैसे हम लोग हो जाते हैं पैसा कहाँ से क्या दिक्कत करें, तो उसलिए वो सेविंग करते रहेंगे, आगे वो चल के इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, 18 साल होने पर यही वात्सल्य जो खाता है ये एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको मिलता है। तो ये जो है वो किसके द्वारा जो स्कीम एनपीएस वात्सल्य, कौन रेगुलेट करेगा इस स्कीम को? तो इस स्कीम को पीएफआरडीए देखेगा। पीएफआरडीए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन इस स्कीम को चलाया, किसके नेतृत्व में चलाई जाएगी? तो पीएफआरडीए के नेतृत्व में चलाया जाएगा। ठीक है, पीएफआरडीए क्या है? यहां पर सभी लोग जानते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का भाई पेंशन देखने का, और ये ऑलरेडी 2 योजना का देख रहा है। एक कौन? एनपीएस को देख रहा है, नेशनल एनपीएस फंड स्कीम, जो पेंशन स्कीम होती है, इसको देखता है। दूसरा अटल पेंशन स्कीम। इन दोनों को देकर रेगुलेट करने का काम कौन? पीएफआरडीए ही करता है। तो याद रखिए, एनपीएस और एपीवाई दोनों ही स्कीम को यहां पर रेगुलेट कौन कर रहा है? पीएफआरडीए। और तीसरी यहां पर एनपीएस वात्सल्य योजना आ गई, इसको भी देखेगा कौन? पीएफआरडीए। तो पीएफआरडीए भी कौन बन जाता है? कब बना? पीएफआरडीए की शुरुआत हुई 2003 में, 2004 में इसने काम करता, स्थापना हुई 2003 में, 2004 में फरवरी में इसने काम करना शुरू कर दिया। तो अब पीएफआरडीए के यहाँ पर अध्यक्ष पूछे जाएंगे, कौन हो सकते हैं? तो पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती हैं। कौन है? दीपक मोहंती हैं। ठीक है, दीपक मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। और यहां पर याद रखिए, मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में। पीएफआरडीए कहां है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये चीज याद रखिएगा यहां पर। ठीक है, एक चीज नई दिल्ली में। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, 1,000 रुपए से शुरुआत एनपीएस का यहाँ पर पैसा कट करके वात्सल्य योजना को जो है काम इससे चालू हो जाए। 1,000 रुपए डाल करके इसको वात्सल्य खाता लिया जा सकता है और बच्चों के भविष्य के लिए फंड एक वहां पर धीरे धीरे सेविंग की जा सकती है। माता पिता को पता ना, धीरे धीरे यही फंड इकट्ठा होकर 18 साल की उम्र में एनपीएस वात्सल्य खाता एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, दीपक मोहंती, पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर याद रखिएगा, 2003 में बना। अब अगली योजना, तो अगला यहाँ पर यह चलते हैं, ये तो थी गवर्नमेंट। इससे अगली कोई यहाँ पर है, यूनेस्को एंटी डोपिंग सम्मेलन की COP9 ब्यूरो और फंड अनुमोदन समिति हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। याद रखिए यूनेस्को। अब यूनेस्को की बात है तो इस पर भी हम लोग इस जो ये
अभी मैंने इसको यूनेस्को के बारे में सभी आपको बताया था। यूनेस्को एंटी डोपिंग सम्मेलन की COP9 ब्यूरो और फंड अनुमोदन समिति कहाँ आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। भारत से इसकी अध्यक्षता कर रहा है और नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को पर भी चर्चा एक बार कर लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बना? तो 16 नवंबर 1945 में ये बना। याद रखिएगा 1945 में बनाई। फिर हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। मैंने बताते रहते हैं, ये स्टेटिक आप लोग याद करते हैं, एकदम याद हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते। जैसे ही कोई न्यूज है उससे रिलेटेड स्टेटिक जरूर पढ़ डालो, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। कितने मेंबर है? तो सदस्य की बात करते हैं 195 सदस्य यहाँ पर देश है, और साथ ही साथ 8 जो है एसोसिएट मेंबर है। 195 देश कंट्री यहाँ पर मेंबर है, और 8 जो है एसोसिएट मेंबर हैं। ये भी याद रखिए, 8 एसोसिएट मेंबर होते हैं इसके। ठीक है, फिर अगर बात कर लेंगे हेड कौन है, तो इसके हेड है ऑद्रे अजूले। ऑद्रे अजूले इसकी हेड है, ये भी याद रखिए। कौन हेड? ऑद्रे अजूले जी इसकी हेड है। इसके अलावा बात करेंगे भारत में यूनेस्को की कितने विरासत स्थल है? तो यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल भारत में हमने बताया था कितने हैं टोटल? 43 है। ठीक है, 43 है। तो 43वां कौन है? जो हमारा 43rd है वो कौन सा है? वो है असम का चिराई देव। ठीक है, चिराई देव। ठीक है, मोईदम, चिराई देव मोईदम, चिराई देव मोईदाम। यहां पर ये जो है असम का एक जो है, असम में क्या है? विश्व विरासत स्थल है। और ये अहोम राजवंशों को दफनाने की एक जो टीला होता है भाई, उसमें दफनाए जाते थे अहोम राजवंश के जो राजा लोग, महाराजा लोग, उन्हीं के राजवंशों को दफनाने की प्रक्रिया है, वहां पर इसको टीला के रूप में इसको बनाया गया है। तो ये याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत में अगर यूनेस्को का पहला, तो यूनेस्को में पहला जो हुआ था वो 1800, यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो हुआ वो अजंता एलोरा पूछ लेता है। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला विश्व विरासत स्थल कौन है? तो उसमें 3-4 आए थे 1983 में। यहाँ पर याद रखिएगा कौन कौन से, यहाँ पर तो याद रखिएगा कौन कौन से थे। ठीक है, 1983 में पहली बार अजंता, अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, और ताजमहल 1983 में ही शामिल हुआ था। एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ताजमहल, लाल किला आगरे का। तो ये चारों ही चीजें 1983 में शामिल हो गई थी। इसके अलावा अगर बात करें 43 में से टोटल हमारे अगर बात करेंगे तो जो 7 है यहाँ पर 35 ये कल्चरल विरासत स्थल है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 35। तो सांस्कृतिक यानी कल्चरल विरासत स्थलों की संख्या 35 है। 7 हमारे क्या है? 7 हमारे प्राकृतिक विरासत स्थल है। प्रकृति जैसे नेशनल पार्क वगैरह, काजीरंगा नेशनल पार्क वो प्राकृतिक इसमें आता है। ठीक है, काजीरंगा प्राकृतिक में आता है। तो 35 हमारे सांस्कृतिक, 7 हमारे क्या है? नेचुरल जो है स्थल है, विरासत स्थल है, और एक हमारा क्या है? एक हमारा मिक्स दोनों यानी सांस्कृतिक और नेचुरल। ठीक है, उसका नाम क्या जरा बताएंगे आप लोग? ठीक है, क्या उसका नाम है? ठीक है, तो जरूर कमेंट, मैंने उस दिन बताया भी था उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर पूछा जाए सांस्कृतिक विरासत स्थल कितने, तो 35, नेचुरल विरासत स्थल कितने हैं, तो 7, और एक हमारा मिक्स कैटेगरी में आता है, उसका क्या नाम है? नेशनल पार्क है, और आपको बताना है कौन सा। ठीक है, चलो, तो ये आज का यहाँ पर क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, और अब हमारा समय हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम कल आपको 18 सितंबर की न्यूज को लेकर के। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो भाई शेयर जरूर करें, लाइक करें। ठीक है, इतनी मेहनत से सेशन आपके लिए बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।